चलिए, कल हम लोग मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल तक पढ़े थे। आगे आज हम लोग बात करेंगे अब एमटीपी, एचटीडी और इनफर्टिलिटी। एमटीपी, एचटीडी और इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है क्या। एमटीपी का अगर बात करें मीनिंग, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये एक ऐसा एबॉर्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अनवांटेड चाइल्ड को फीमेल के यूट्रस से बाहर किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनवांटेड चाइल्ड को मदर के यूट्रस से बाहर किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, एमटीपी। पीरियड। देखिए, अगर हम लोग बात करें एमटीपी, तो एमटीपी क्या है कि इसको किया कभी भी जा सकता है, लेकिन जो इसका प्रेगनेंसी पीरियड है वो है क्या, 12 वीक। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर है 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर, जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है फीमेल, बेबी के ग्रोइंग का, उसी को हम लोग कहते हैं 12 वीक में फर्स्ट ट्रिमेस्टर, फिर आगे फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीन ट्रिमेस्टर में जाकर ये पूरा होता है। अब हम लोग देखेंगे वाई एमटीपी। एमटीपी का यूज हम लोग करते हैं, एमटीपी का हम लोगों को क्या काम है। तो देखिए, अगर हम लोग एमटीपी का देखें कि हम लोग को क्या काम है, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अभी हम लोग देखें कि क्या होगा, एमटीपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड चाइल्ड को क्या किया जाता है, फीमेल के यूट्रस से बाहर किया जाता है, वही एमटीपी है। तो इसमें हम लोग वाई एमटीपी, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब देखिए, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है ये कभी हो सकता है किसी भी चीज के कारण। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कहने का मतलब कि जो कंट्रासेप्टिव उन लोग कल देखे थे, कंडोम था या फिर या केमिकल सब्सटेंस समथिंग, तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरा, प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर एंड फॉर चाइल्ड। अगर क्या है कि पार्टुलेशन का जो प्रोसेस है या जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या है कि वो जो फीटस है वो अगर मदर के लिए हार्मफुल है, या अगर उस चाइल्ड का पार्टुलेशन होता है तो उस चाइल्ड के लिए भी वो क्या हार्मफुल है, तो इस केस में एमटीपी के थ्रू क्या किया जाता है, उस फीटस को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। इसी को लोग एमटीपी कहते हैं। इसके बाद देखिए, इन केस ऑफ रेप के केस में क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है, उस कंडीशन में जो फीटस का जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो उसको बाहर आने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, एमटीपी का यूज किया जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं सिग्निफिकेंट, इसका फायदा क्या है, एमटीपी का फायदा क्या है। तो इट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि जिस प्रेगनेंसी को कोई भी फीमेल या कोई पेरेंट कोई पेरेंट नहीं चाह रहा है, उस कंडीशन में उस फीटस को बाहर करने के लिए क्या होता है, ये जरूरी होता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन के पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, एमटीपी यूज किया जाता है। अब देखिए, ड्रॉबैक, it is being used to abort even the normal female fetus. Normal female drawback हमें का मतलब harmful use, यानी इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, क्या कि नॉर्मल फीमेल फीटस को जनरेट करने के लिए क्या है कि एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज जो है वो क्या किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है कि हम लोगों के देश यानी इंडिया में ये क्या है,
ये इंडिया में बैन है। ये जब भी किया जाता है तो जो इलीगल प्रोसेस है, वो इलीगल प्रोसेस है। इसका यूज हुआ था सबसे पहले, जो इसका यूज था सबसे पहले जिसको खोजा गया था, क्यों खोजा गया था, उसका कारण ये था जो जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर अदर फैक्टर जो भी फीटस फीमेल के यूट्रस में है उसका, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए एमपीटी का यूज किया जाता था। लेकिन जब से इसका इस तरह का यूज होना, उसका मिसयूज होना कि क्या किया जाता था, फीमेल फीटस को अवॉइड करने के लिए यानी सेक्स रिलेटेड क्राइम में इसका यूज होने लगा, तो एमपीटी को क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया। अभी ये हम लोगों के देश में बैन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगहों पर होता है, तो क्या इलीगल होता है। अब हम लोग देखते क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का अगर हम लोग बात करें तो है, तो देखिए ऐसा डिजीज नाम एसटीडी, जिसको कहा जाता है क्या, एसटीडी, इस तरह एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का अगर हम बात करें तो ये है क्या, तो ऐसा डिजीज जो क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसा डिजीज जो क्या होता है, डिजीज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय या सेक्सुअल रिलेशन के कारण अगर किसी भी हेल्दी पर्सन में, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में अगर कोई डिजीज ट्रांसपोर्ट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब लोग देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पहले इस तरह का बात था कि वो ये सोचता था कि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के कारण ये डिजीज जो है ये क्या है, फैलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये किस तरह से फैलता है। तो सबसे पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन और मल्टीपल पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन और मल्टीपल पर्सन। ध्यान दीजिए अगर कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है सेक्सुअल रिलेशन के थ्रू, सेक्सुअल फिजिकल ही अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कनेक्शन में आता है तो ये डिजीज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा देखिए शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर यूनिट लाइक सर्जिकल यूनिट। अब देखिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन पहले के समय में ऐसा होता था कि एक ही नीडल का यूज बार-बार किया जाता था, लेकिन अब अभी के समय में उस तरह का कोई बात नहीं है। इंजेक्शन नीडल का यूज किया जाता है, वो क्या किया जाता है, एक नीडल का यूज केवल एक पर्सन में एक ही बार किया जाता है, फिर दूसरे बार या फिर दूसरे पर्सन के लिए दूसरे नीडल का यूज किया जाता है। लेकिन जो ड्रग एब्यूजर है वो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि एक ही नीडल से बार-बार एक ही नीडल से कई पर्सन जो है वो ड्रग्स को ड्रग्स को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर यूनिट लाइक सर्जिकल यूनिट, जैसे डॉक्टर अगर सर्जिकल मेथड में अगर पहले के सर्जिकल मेथड में किसी सर्जिकल यूनिट का यूज किए, उसके बाद फिर उसी सर्जिकल यूनिट को बिना प्यूरिफाई किए या फिर बिना प्यूरिफाई किए अगर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को उसका यूज किया गया तो भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहीं भी हो सकता है। किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी भी मीडियम वो कुछ हो सकता है, किसी भी मीडियम से अगर हेल्दी पर्सन के ब्लड में इनफैक्ट अगर हेल्दी पर्सन के ब्लड के साथ मिक्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये फैलते रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन क्या है,
तो सबसे पहला एडवाइस सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। अगर इन्फेक्टेड अननोन पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पड़ता है, इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद यूज कंडोम ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी और सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कंट्रासेप्टिव का यूज किया जाए, अगर कंट्रासेप्टिव करने का मतलब हम लोग कल देखे थे कि कंट्रासेप्टिव में कंडोम एक ऐसा कंट्रासेप्टिव था जो बर्थ कंट्रोल के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से रोकने का काम करता है। सबसे पहला एडवाइस सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। यूज कंडोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Stop the transfusion of blood. Transfusion of blood, like sharing of injection, surgical unit, sharing of surgical unit, etc. Infertility. हम लोग आते हैं कहाँ? Infertility. देखिए इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी क्या है? देखिए इनफर्टिलिटी कहने का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी पार्टनर, कोई भी पेरेंट या पार्टनर बोल सकते हैं, कोई भी पार्टनर या पेरेंट क्या है कि फीटस चाह रहा है, कंसीव, कोई फीमेल या मेल को कंसीव नहीं कर पाए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन के बाद भी अगर कोई फीमेल या मेल के कारण कंसीव नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। इसमें देखिए इनफर्टिलिटी किसी में भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी किसी में हो सकता है, या तो मेल में हो या फीमेल में। इनफर्टिलिटी या तो मेल में भी हो सकता है या फिर फीमेल में भी हो सकता है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी मेल में इनफर्टिलिटी का कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मेल में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, सबसे पहला स्पर्म काउंट, लेस स्पर्म काउंट। सबसे पहला क्या है, लेस स्पर्म काउंट। दूसरा लेस स्पर्म मोटिलिटी, लेस स्पर्म काउंट, लेस स्पर्म मोटिलिटी, या लेस फर्टिलाइजेशन पावर स्पर्म। अगर स्पर्म का काउंट कम है, संख्या कम है, अगर स्पर्म का मोटिलिटी कम है, या अगर स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का पावर कम है, तो इस कंडीशन में मेल में इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकता है। अगर हम लोग फीमेल में इनफर्टिलिटी का बात करें कि फीमेल में इनफर्टिलिटी किस तरह से हो सकता है, तो देखिए फीमेल में भी इनफर्टिलिटी का कारण ये हो सकता है कि या तो ओवम रिलीज नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, या फिर अगर ओवम रिलीज हुआ तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इम्प्लांट नहीं हो रहा, इम्प्लांट हो गया ये कंडीशन जनरेट नहीं कर पा रहा है जैसा कंडीशन चाहिए। तो ये इनफर्टिलिटी किसके कारण होगा, फीमेल में ये क्या होगा, इनफर्टिलिटी का कारण। ये इनफर्टिलिटी पता चला अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर कोई पर्सन या पेरेंट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। मेल में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हो, या फिर स्पर्म का मोटिलिटी कम हो, या फिर स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का पावर कम हो। सोचिए इनफर्टिलिटी में फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण ओवा इरेगुलर नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा कि अगर ओवा रिलीज हुआ तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अगर ट्रांसफर हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया इम्प्लांट नहीं हो रहा, अगर इम्प्लांट हो गया तो यूट्रस जो है वो
हेल्थी कंडीशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में फीमेल जो है वो क्या है, इनफर्टाइल हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड टेक्नोलॉजी देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी जो क्या करता है, जो किसी भी पर्सन में या तो किसी भी पेरेंट में क्या करेगा कि एप्लीकेशन टू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वही है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वही क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनफर्टिलिटी को दूर करने वाले टेक्निक को क्या करेंगे लोग, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ आर्ट, इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ आर्ट। देखिए आर्ट क्या है, सबसे पहला आता है इसमें IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ आर्ट। सबसे पहला IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखिए ऐसा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों को अलग अलग नहीं किया गया है, सीधा क्या किया गया है कि आर्ट का जो टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के टेक्निक को सीधा क्या किया गया है, पूरा लिस्ट कर दिया गया नंबर वाइज। सबसे पहला IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, देखिए ऐसा फर्टिलाइजेशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन का होगा बॉडी के बाहर, लेकिन कंडीशन क्या होगा वही क्या रहेगा। देखिए इस तरह से कि क्या किया जाएगा कि किसी भी फीमेल से क्या किया जाएगा, ओवम को लेकर के या किसी भी मेल से स्पर्म को लेकर के दोनों को क्या किया जाएगा कि एक ट्यूब में रख करके मिलाया जाएगा, यानी फर्टिलाइज करवाया जाएगा। जिसके बाद वही जायगोट बनेगा, फिर जायगोट एम्ब्रियो बनेगा। अब उस एम्ब्रियो को क्या है, ब्लास्टोरियल स्टेज, यानी कि आप पढ़े हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेल जो है एम्ब्रियो जो है वो 2, 4, 8, 16 और 32 स्टेज में जा सकता है। तो यहाँ पर जब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद उस एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ये जो है इसको लोग टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज कहाँ करवाया गया, स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाया गया कहाँ पर, तो टेस्ट ट्यूब में। इसलिए हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बेबी है इसको नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो था लुइस जॉय ब्राउन। और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कुम हर्षा वर्ल्ड में लुइस जॉय ब्राउन और इंडिया में कुम हर्षा नाम की बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दूसरा आता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, देखिए नाम देखिए जायगोट लिखिए, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का अगर हम बात करें तो क्या है, जायगोट फॉर्म्ड इन विट्रो, जायगोट फॉर्म्ड इन विट्रो, जायगोट का बनना बाहर, जायगोट का बनना है बाहर बन रहा है, जायगोट बना बाहर। जब प्लास्टोनियल स्टेज में
पहुंचा तो उसको फैलोपियन ट्यूब में क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ध्यान दीजिए इसका अभी देखिए हम लोग बात किए थे कि फीमेल में इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें एक कारण ये भी था अगर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ऐसे फीमेल के लिए यूज किया जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जिसके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या किया गया, उसको जायगोट बना लिया गया था इन विट्रो बाद, और उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद कंडीशन नॉर्मल है। तो इस तरह का जो आज होगा उसको हम लोग कहेंगे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वाला IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, नाम में सारा कुछ है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखिए वहां जिससे जो था जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसमें ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट किया गया था या मोर देर ब्लास्टोमियर। जब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि अगर 8 ब्लास्टोमियर में अगर ये पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि IUT को इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या किया जाएगा, ब्लास्टोमियर स्टेज, मोर देन ब्लास्टोमियर स्टेज में जब रहेगा एम्ब्रियो तो उसको क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, IUT। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी या यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब में यूटेरस ट्रांसफर में यूटेरस में क्या किया जाएगा, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूटेरस में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके बाद गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में यूएस प्रोसेस, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर प्रोसेस वैसे फीमेल के लिए वैसे इनफर्टाइल फीमेल के लिए यूज किया जाता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। किसके लिए, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वैसे फीमेल के लिए यूज किया जाएगा जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जहां गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है उस फीमेल में इस तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें किया जाएगा डोनर फीमेल से ओवम लेकर के जो फीमेल है दूसरी फीमेल उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओवम रिलीज नहीं हो रहा था, उसके कारण इनफर्टिलिटी था, अब ओवम तो आ गया, अब स्पर्म अब अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है उसके बाद क्या होता है, स्पर्म पहुंचता है, स्पर्म के पहुंचने के बाद वहां पर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो यहाँ पूरा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। देखिए ये ऐसे मेल के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर क्या हो, ये ऐसे मेल के लिए यूज किया जाता है जिस मेल का स्पर्म मोटिलिटी कम है, या उसके स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी कम है। दो कारण कहीं पर अगर दो तरह का फैक्टर है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसका ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन में क्या किया जाता है कि ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसका यूज किया जाएगा वैसे मेल के लिए जहां पर क्या होता है कि या तो स्पर्म का मोटिलिटी कम है या फिर स्पर्म क्या है, फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी स्पर्म में नहीं है। जहां पर इस तरह का कंडीशन होता है वहां पर उस स्पर्म को सीधे क्या किया जाता है, फीमेल के ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है।
क्या किया जाएगा, फीमेल के ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखिए इंसेमिनेशन आप पढ़ेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट का फीमेल के रेजिना और यूटेरस में ट्रांसपोर्ट होने का प्रोसेस इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन किसको कहते हैं, मेल गैमेट का यानी कि स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म का फीमेल के यूटेरस के वेजाइना में ट्रांसफर होने का प्रोसेस क्या है, इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो तो नेचुरल है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर मेल गैमेट मेल के पेनिस टेस्टिस टू पेनिस पे होने के जाने के बाद नेचुरल है, वहां पर इसके अलावा अगर हम लोग क्या करते हैं या अगर किसी भी फैक्टर के हेल्प से या किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं मेल गैमेट स्पर्म को अगर हम लोग पहुंचा देते का फीमेल के यूट्रस में या फिर वेजिना में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद देखिए आज का एक और टेक्निक है जिसको हम लोग एडॉप्शन कहते हैं, यानी कि गोद लेना, बच्चे को गोद लेना। आप लोगों में देखने ये है लीगल है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, अगर कोई भी पेरेंट या कोई भी पेरेंट अगर चाहे तो किसी भी अनाथ बच्चे को क्या किया जा सकता है, अडॉप्ट करके उसको अपने पास रख सकता है। हमने ये चीज यहाँ पर समझा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कुछ एग्जांपल है, उसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कुछ एग्जांपल, कुछ उसका कैरेक्टर, उसका पैथोजन अलग अलग चीज के कारण होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, मेरे से कुछ उसमें होने का काम है नहीं। आप क्या कीजिए उसको खुद से जो है आप खुद से उसका डीडी एसटीडी जो भी, एक बात और याद रखिएगा कि एसटीडी क्योरेबल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्योरेबल है। आप केवल कुछ को छोड़ करके हेपेटाइटिस बी, उसके बाद एचआईवी यानी एड्स और जेनाइटल हर्प्स को छोड़ करके, हेपेटाइटिस बी एड्स और जेनाइटल हर्प्स को छोड़ करके बाकी सारा एसटीडी क्या है, क्योरेबल है। उसको अगर शुरुआत में डिटेक्ट करके डॉक्टर से बात करके अगर उसका इलाज किया जाए, लगातार करके या फिर उसका जो भी मेडिसिन है उसका यूज किया जाए, उस कंडीशन में उसको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम, उसका पैथोजन, उसका कैरेक्टर और इंक्यूबेशन पीरियड या फिर अदर फैक्टर जो भी आपको मिले उस सब को क्या कर लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स या फिर इसके अलावा कुछ और जैसे मान लीजिए फिर जेनाइटल हर्प्स, इसके बाद क्लेमाइडिएसिस, इसके बाद ट्राइकोमोनियासिस, इसके यही सब कुछ चीज जो है ये आपको याद कर लेना है इसका। बस उसी के साथ आपका ये चैप्टर है ये हो गया द इंग्लिश। अब इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे एनवायरमेंटल इशू। अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका। धन्यवाद।